गाइस कैपेसिटर एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, कैपेसिटर में जितने भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन सकता है, मैं आज की इस क्लास में आपको वो सारी चीजें कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना है, बस इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा अटेंड करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में गाइस आप लोग जितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उतने ही आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होंगे। अगर आप फिजिक्स में सच में अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो, आप अगर फिजिक्स में सच में चाहते हो कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए जिनकी आप पहले से प्रैक्टिस कर चुके हो, तो आपके लिए मिशन 95 प्लस जो है ये एक बढ़िया और बेस्ट ऑप्शन होने वाला है गाइस। ये जो मेरी बुक है मिशन 95 प्लस, इसके अंदर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे एकदम गोल्डन पॉइंट्स के साथ, की पॉइंट्स के साथ। ठीक है, इसके अंदर आपको डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से, जिन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप ये पाओगे कि सच में आपकी जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, आप इस बुक को अभी ऑर्डर करें गाइस, जरा भी टाइम ना लगाएं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। बच्चों का जो रिस्पॉन्स है वो इस बुक का बहुत ही ज्यादा शानदार मिल रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं इस बुक को लेकर के। तो आप भी जो है जल्दी से इस बुक को अभी ऑर्डर करो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे रहा हूं। ठीक है, यहां से आप ऑर्डर कर दोगे तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको जो बुक है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो जरूर 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 आप इस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, बिकॉज गाइस जितने अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस उतने अच्छे फिजिक्स में मार्क्स। और याद रखिएगा कि ये बुक 95 प्लस मार्क्स के लिए ही डिजाइन करी गई है। अगर आप इस बुक को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो तो गारंटीड 90 की रो में आपके जो मार्क्स हैं वो आने वाले हैं, उसमें कोई डाउट, कोई जो है दो राहें नहीं है। ठीक है, तो जरूर से आप इस बुक को अभी ऑर्डर कर दीजिए। लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल अभिषेक साहू सर फिजिक्स, आप इसको भी जो है ज्वाइन कर लो, है ना, क्योंकि यहां पर मैं आपको जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उन सबकी पीडीएफ यहां पे प्रोवाइड करवा देता हूं। जैसे आप ये देखिए कि न्यूमेरिकल सीरीज चैप्टर 2 की, थर्ड चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, इन सब की पीडीएफ जो है मैं लगातार यहां पे जो है शेयर कर रहा हूं। ठीक, तो जरूर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो गाइस। तो सबसे पहले हमें जो कैपेसिटर में समझना है, एक बार ब्रीफ में जो बेसिक जो की पॉइंट्स है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए, कैपेसिटर आप लोग समझते हो ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम होता है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करना। ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है? कैपेसिटर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना होता है? तो कैपेसिटर पे नेट चार्ज होता है 0। ठीक है, और किसी भी डिवाइस की जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये फैक्टर है। ठीक है, यहां से कई बार एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो बना है। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है तो इसकी प्लेट्स पे, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी पे नेगेटिव चार्ज। प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज आपकी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ ध्यान दीजिएगा, प्लेट अगर एयर है तो ई नॉट हम इसको बोलेंगे। ठीक, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अगर डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो यहाँ पे के आ जाएगा। यदि मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूं, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूं तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पूरे में यदि मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो के टाइम्स घट जाती है। इन द सेम वे पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट्स के बीच में है वो के टाइम्स घट जाता है, बट कैपेसिटेंस जो होती है वो के टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। एनर्जी यदि किसी भी डिवाइस में स्टोर है तो एनर्जी स्टोर्ड के तीन फॉर्मूले हैं। हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है, या एनर्जी का फॉर्मूला हाफ क्यू भी होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला एक और होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो ये एनर्जी के तीन फॉर्मूले हैं। जो भी फॉर्मूला जब यूज होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे यूज होता चला जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। आप लोग जो है इस वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉज कर लो और ट्राई करने की कोशिश करो। देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि ये ग्राफ बनाया गया जिसमें आपको यहाँ पे Q लिखा है, यहाँ पे V लिखा है। ठीक, ये लिखा है B और ये लिखा है A। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन फॉर चार्ज Q वर्सेस V फॉर टू कैपेसिटर C1 एंड C2। ठीक है, बोथ कैपेसिटर हैव सेम प्लेट एरिया। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ठीक है, बोथ प्लेट्स हैव सेम प्लेट एरिया, सॉरी सेम प्लेट सेपरेशन, एरिया नहीं सेपरेशन, बोला प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो दोनों में सेम है, यानी D दोनों कैपेसिटर के लिए सेम है। बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1। तो कह रहा है C2 का एरिया ज्यादा है और C1 कम है, तो इसका मतलब C2 बड़ा हो गई, बड़ी कैपेसिटेंस, और C1 जो है छोटी कैपेसिटेंस हो गई। ठीक है, क्योंकि जिसका एरिया ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा, क्योंकि डी तो दोनों के लिए सेम है ना। चलिए, तो कह रहा है कि भाई कौन सा ग्राफ C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्यों कर रहा है बताइए।
तो इसमें आप ये देख रहे हो ये पहली या दूसरी कौन सी वाली लाइन जो है C1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए हम लोग अभी समझते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन V, होता है कि नहीं होता। तो अगर मैं यहां पर ऐसे देखूं कि Q अपॉन V, Q लिखा है y एक्सिस पे और V लिखा है x एक्सिस पे, तो y अपॉन x जो होता है वो होता है स्लोप। तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू स्लोप, तो अगर स्लोप ज्यादा हो गया, स्लोप ज्यादा हो गया तो फिर कैपेसिटेंस भी ज्यादा, स्लोप कम हो गया तो फिर कैपेसिटेंस भी कम। तो इसका मतलब यह है कि आप यहां पर चेक कर लो कि किसका स्लोप ज्यादा है और किसका स्लोप कम है। स्लोप मतलब एंगल, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ए का स्लोप कम है, ए का जो स्लोप है थीटा फॉर ए इज लेस एंड थीटा फॉर बी इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब आप यहां पर ध्यान से देख लीजिए, अब आप लोग यहां पर ध्यान से देख लो कि स्लोप अगर ए का छोटा है तो ये C1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये C2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये C1 और ये C2, समझ गए। देखो एक्चुअल में क्या है, ये ग्राफ किस किस के बीच में बना है, Q अपॉन V, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। तो भाई ये जो Q अपॉन V है, ये जो y एक्सिस अपॉन x एक्सिस है वो ग्राफ का स्लोप देती है। तो यहां पर आप ये देखिए कि जिसका स्लोप ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस भी ज्यादा। तो भाई स्लोप मतलब एंगल, तो आप यहां पर देखो कि ए का स्लोप कम है, ए का स्लोप कम है तो ये छोटी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। छोटी कैपेसिटेंस क्वेश्चन के हिसाब से C1 की है, तो बस वही चीज हमने जो यहाँ पर मेंशन कर दी। हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सी कैपेसिटेंस C1 है कौन सी C2 है, तो हमने यहाँ पर दिखा दी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो कैपेसिटर। आप लोग खुद से भी पॉज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, और खुद से ट्राई कर लो जरा खुद से ट्राई। अब ये देखिए मान लो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए 1 नंबर में, ठीक। सबसे पहले आप ये देखो कि दो कैपेसिटर हैं C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप लोग तो समझते हो कि पैरेलल में जब भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे तो वोल्टेज जो होने वाला है वो सेम होने वाला है, ठीक है। दो कैपेसिटर हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड हैं। इफ चार्ज Q इज गिवन टू कॉम्बिनेशन, कह रहा है कि यदि इस कॉम्बिनेशन में जैसे कोई बैटरी वगैरह लगा दी होगी लेट से, यदि इस कॉम्बिनेशन में हमने Q चार्ज दिया, ठीक है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू कैपेसिटर एंड द चार्ज टू C2, ठीक है। कह रहा है कि भाई आप Q चार्ज गया तो आपको C1 एंड C2 में कितना कितना चार्ज जाएगा वो बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि Q इज इक्वल टू होता है CV। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है सेम होगा, वोल्टेज सेम फॉर बोथ, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो दोनों वोल्टेज सेम है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q तो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, सॉरी Q तो C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब अगर आप लोग Q1 बाय Q2 का रेशियो निकालेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि C1 बाय C2 निकल के आएगा। तो यहां पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 नंबर पे कितना कॉन्सेप्चुअल और छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हैं और वो आपको मेरी बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर जरा आप लोग यहां पर देखिए कि क्या कहानी बन रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, ये इजी पीजी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ सर हमसे भी क्वेश्चन बनते हैं और छोटे छोटे लॉजिक को लगाना भी आप यहां से सीखोगे, ठीक है। अच्छा तो अब आप लोग यहां पर देखो एक कैपेसिटर ए ऑफ कैपेसिटेंस सी, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है सी, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या बोल रहा है, हैविंग चार्ज क्यू, बोला इसके पास चार्ज कितना है, बोला क्यू चार्ज है, ठीक है। इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर, हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक और अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, एक और अनचार्ज्ड कैपेसिटर से, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस है 2C। तो भाई हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसकी कैपेसिटेंस है 2C, अनचार्ज्ड है। तो फिर यहां पर जो चार्ज होने वाला है, पहले के पास लेट से चार्ज है Q, अब दूसरे वाले के पास चार्ज कितना है, अनचार्ज्ड बोला है ना, तो इसके पास तो चार्ज 0 है, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, ठीक है, हमें इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैलकुलेट करना है, ठीक। एंड द चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर, अब ये कनेक्टेड होंगे ऑब्वियसली, तो इसके पास चार्ज ए, ये भाई ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, तो भाई ये तो चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है, तो ऑब्वियसली चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज की ओर चार्ज का ट्रांसफर होगा ना, ठीक है। पहली चीज क्या पूछ रहा है, पहली चीज ये पूछ रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो भाई देखिए अब जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो इन दोनों के अक्रॉस क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल। तो गाइस कॉमन पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लगाएंगे। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल को हम लोग मान लेते हैं, लेट से इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट से V, इसका तो पोटेंशियल भाई चार्ज ही 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा V इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q बाय C, भाई Q इक्वल टू C भी होता है ना, तो V इज इक्वल टू Q बाय C हो गया फॉर पहले वाला कैपेसिटर। अब कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो कॉमन पोटेंशियल चेक करना, टोटल चार्ज कितना है Q प्लस 0, तो Q हो गया,
टोटल कैपेसिटेंस भाई पैरेलल में कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस C प्लस 2C, तो ये हो गया आपके पास 3C। और Q बाय C कितना होता है, Q अपॉन C होता है V, तो ये बन जाएगा V बाय 3। तो अगर आप यहां पर देखिए कि जो कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है V बाय 3, दोनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी V बाय 3, ठीक है। तो ये तो हमने निकाल दिया भाई A। अब बी पार्ट की अगर मैं बात कर लेता हूं तो चार्ज लॉस्ट बाय कैपेसिटर ए, बोला कैपेसिटर के पास पहले कितना चार्ज था, Q चार्ज था, अब कितना बचा है, तो अब आप चेक कर लो। नाउ फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, कौन सा वाला कैपेसिटर, बोला ए, फाइनल चार्ज कितना है, तो भाई Q डैश इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Q इज इक्वल टू CV, बट Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा CV डैश, कैपेसिटेंस तो पहले भी C थी बाद में भी C है, बट ये Q डैश इज इक्वल टू कितना बन गया CV डैश, तो V डैश की वैल्यू हो गई V बाय 3। तो अब आप चेक करो जरा, यहाँ पे Q डैश इज इक्वल टू CV की जगह हमने लिखा Q और ये Q बाय 3 निकल के आ गया। तो अब आप यहाँ पर देखो Q डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाय 3, मतलब पहले चार्ज था, चार्ज लॉस्ट निकाल रहा हूं, तो पहले चार्ज कितना था बताओ जरा, पहले चार्ज था Q, अब कितना बचा है, बोला Q बाय 3, इसका मतलब ये हो गया कि 2Q बाय 3 चार्ज जो है ये लॉस्ट हो गया है, 2Q बाय 3 चार्ज निकल के इसके पास पहुंच गया होगा। फाइनल चार्ज इस पे कितना बचा बताओ जरा, Q1 डैश इज इक्वल टू कितना बचा Q बाय 3, और इस पे कितना बचा, फाइनल चार्ज इस पे कितना आ गया, जो चार्ज इसमें से गायब हुआ है ए में से, वो चार्ज तो इसके पास पहुंच गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए क्या यहां से आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने धीरे 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 जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम पे इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में फाइल वाले सेक्शन में जाओगे ना तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या इस क्वेश्चन में कहा है, the capacity of given conductor remains constant even if charge is varied, ठीक है। कह रहा है कि कैपेसिटी जो है, ये कंडक्टर की कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है, आप अगर चार्ज को वेरी करते हैं तब भी, यानी कि चार्ज को बदलते हैं तब भी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, मैंने आपको आते ही बताया था, बिल्कुल। इसके बाद कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है, ये शेप पर डिपेंड करती है, ठीक है, ये साइज पर डिपेंड करती है, ठीक है, और किस पे डिपेंड करती है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर ओनली, ठीक है। तो ओनली लगा के इसने खेल खराब कर दिया। कैपेसिटेंस जो है सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड नहीं करती, कैपेसिटी अच्छा मीडियम पे भी करती है, डिपेंड्स ऑन मीडियम शेप एंड साइज, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका ऑप्शन, और ये देखो इसने बताया कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है मीडियम पे, शेप पे, साइज पे। इसका मतलब जो है ये दूसरे वाला जो स्टेटमेंट है पहले वाले का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मीडियम तो उसने बोल ही दिया ना, शेप एंड साइज भी बोल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो गाइस, आप लोग एक अटेम्प्ट खुद से भी दो, है ना, एक अटेम्प्ट जो है आप लोग खुद से भी दे दीजिए कि भाई ये कैसे होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर। देखिए जरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो लगने वाला है वो कैसा लगेगा, आप यहाँ पे देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंस इन द रेशियो C1 1:2। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दो कैपेसिटर हैं, आप उनको पैरेलल में कनेक्ट कर लो, ठीक है, और या फिर आप उनको सीरीज में कनेक्ट कर लो, ठीक। तो उनका जो रेशो है कितना है, C1/C2 कितना है 1:2। तो अगर C1 की वैल्यू C हो गई तो C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2C, 1:2 दिया गया है ना, C और ये 2C एज पर क्वेश्चन, ठीक है। द एनर्जी स्टोर्ड इन टू केस बिकम सेम। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको V1/V2 का रेशियो निकालना है, आपको V1/V2 का रेशियो निकालना है दोनों कैपेसिटर का, अगर उनकी कैपेसिटेंस C1/1:2 में है। कह रहा है सच दैट एनर्जी स्टोर्ड इन टू केसेस बिकम सेम। तो भाई दो केस में एनर्जी सेम कैसे होगी, बोला ये इस वाले केस में पैरेलल में और सीरीज में एनर्जी सेम कैसे, तो भाई फॉर्मूला लगा दो, तो हाफ CV², तो हाफ CV²। तो भाई अगर मैं बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, आप लोग याद रखिए ये सारी बातें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस हो जाती है ऐड, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बताइए नहीं होता ये, हम लोगों ने नहीं पढ़ा गाइस। आप लोग जो है इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, इतने के बाद भी खुद से ट्राई कर सकते हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई इसका फॉर्मूला हाफ CV², तो दोनों की C यानी कैपेसिटेंस मिला के होगी 3C और ये हो जाएगा V², ठीक है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो हाफ
CV स्क्वायर। तो अब अगर देखो दोनों की कैपेसिटेंस निकालू C1 C2 तो ये बन जाएगा 2C स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 तो ये बन जाएगा 3C। तो अब जरा ध्यान से देखिए तो ये बन जाएगा 2C/3 तो ये बन जाएगा 2C/3 इनटू में V स्क्वायर। भाई यहाँ पे लिखो V1 यहाँ लिखो V2। ठीक है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 अलग अलग लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, बोला यहां से 2 से 1/2 से 1/2 कट गया, C से ये कट गया, तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर, क्योंकि ये तो आपको निकालना है ना, बोल रहा है ना फाइंड द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड, कि भाई कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने कहा V1 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, V2 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट इनकी एनर्जी जो है बराबर हो जाए। तो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर और ये बन जाएगा 2/9। तो अब अगर यहां से V1/V2 बनेगा तो ये स्क्वायर दोनों काट के इस साइड स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√9। तो ये बन जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू √2/9। इस तरीके से जो है गाइज ये हो जाएगा। ठीक है, √2/9 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है कि अगर आप इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराओगे तो दोनों केस वेदर इन पैरेलल और इन सीरीज एनर्जी स्टोर जो होगी ये सेम निकल के आएगी। इस टाइप की जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो आपको आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा, जब आप लोग ये सारी चीजें कर लेते हो, ठीक, तो एक काफी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो डायलेक्ट्रिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट की हमें नीड होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, हमारे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में अभी हमने कुछ भी नहीं किया, बस इस कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज है, जो वैसे तो भाई नेट चार्ज 0 होता है, बट हम लोग मान लेते हैं कि जैसे 2 + 2 कूलम इसको दिया, -2 कूलम इसको दिया, तो भाई आपने कह दिया कि चार्ज कितना है, लेट से 2 कूलम। ठीक है, तो हमने इस प्लेट को कुछ भी चार्ज होगा Q, या फिर स्टार्टिंग में देखो हमने कोई बैटरी कुछ कनेक्ट नहीं करा। ठीक है, हाँ, तो इस पे जो नेट चार्ज है वो Q0 है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी दैट इज E0, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V0, कैपेसिटेंस होगी अभी C0, पोटेंशियल एनर्जी होगी दोनों के बीच में U0। ठीक है, अब कह रहा है कि आप एक काम करो, विदाउट बैटरी, मतलब बैटरी मत लगाओ, बस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, बैटरी मत लगाओ, बस डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देने से गाइस, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देने से चार्ज को कुछ नहीं होता, चार्ज जैसा का जैसा रहता है। ठीक है, बट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, जैसे K टाइम्स K वाला डाइलेक्ट्रिक आपने भर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो K टाइम्स घट जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स घट जाएगा, कैपेसिटेंस चाहे कुछ हो जाए K टाइम्स बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी K टाइम्स घट जाएगी। बहुत ही सिंपल सा रीजन है, आप यहां पर देखो कि हाफ Q इंटू V पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब Q तो भाई जैसा का जैसा रहा, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो K टाइम्स हो गया, घट गया ना, बस, तो इसलिए K टाइम्स घट गया, तो हाफ Q भी अगेन आपके पास U और K का डिवाइड हो रहा है। ठीक है, बस, तो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, आप डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट कर दो, ठीक है, और बैटरी भी लगा दो। तो भाई देखो, डाइलेक्ट्रिक अगर आपने इंसर्ट किया है तो चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बैटरी आपने लगा दी ना, तो बैटरी इस चार्ज को और बढ़ा देती है। ठीक है, ऐसे समझो कि क्या कह रहा है कि आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दो, डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट कर दो, ठीक है, और बैटरी लगा दो। तो बहुत सिंपल सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो K टाइम्स घट जाता है, आपने देखा। बट अगर बैटरी भी लगी हुई है तो बैटरी का तो मेन फंक्शन ही ये होता है कि भाई साहब पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना है, तो बैटरी इस पोटेंशियल डिफरेंस को गिरने नहीं देती है। स्टार्टिंग में अगर V0 था तो अभी V0 है, क्यों नहीं गिरने दिया? क्योंकि बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ था ना डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, उसको रिकवर करने के लिए और ज्यादा चार्ज जो है इसके अंदर भरा है, तो चार्ज K टाइम्स हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदला, कैपेसिटेंस हमेशा K टाइम्स जो है हो जाएगी, हमेशा K टाइम्स जो है बढ़ जाएगी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से। अच्छा, इसके बाद आखिरी जो कंडीशन रहती है पोटेंशियल एनर्जी की, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हाफ QV ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, हाफ QV लगा लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो पहले जितना ही है, बट एनर्जी जो है कितनी हो गई भाई, K टाइम्स, चार्ज कितना होगा, K टाइम्स बढ़ गया ना, तो यहां से जो एनर्जी होगी दैट विल ऑलवेज बिकम K टाइम्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोले सर यहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ये सारी बात तो समझ में आती है कि हाँ भाई ठीक है, बट क्वेश्चन कैसे आएगा, तो दैट आई विल टेल यू गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक बहुत ही छोटा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा रहा हूं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके जो है ट्राई कर सकते हो, मैं आपको एक बार क्वेश्चन को बढ़िया सा रीड करके और सारी कहानी के साथ यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखो ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये प्लेट x इज इक्वल टू 0 पे रखी हुई है और ये प्लेट x इज इक्वल टू 3D पे रखी हुई है। ठीक है, आप ऐसे समझो, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3D ऐसा रखा हुआ है। ध्यान से समझना, जरा ध्यान से सारी बातों को समझना। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे समझो, देखो गाइस हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपसे कह रहा है कि अगर आप 0 से 3D जाते हो, व्हेन कैपेसिटर इज गिवन सम चार्ज, कैपेसिटर को चार्ज दिया है एंड वन मूव्स फ्रॉम 0 टू 3D,
और कोई भी बॉडी जो है जीरो से कहां जा रही है, मतलब अगर हम जीरो से कहां जाए, जीरो से 3D की साइड मूव करें, जीरो से 3D मतलब यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव करें, बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरी हुई है, तो कुछ स्टेटमेंट दिए, उन स्टेटमेंट को पढ़ के बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, तो पहले आप मुझे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो से 3D की साइड मूव करते हुए सेम रहता है मैग्नीट्यूड? आंसर इज नो। ठीक है, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब में के टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, तो स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद आपसे कह रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, हाँ डायरेक्शन सेम रहती है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है बट के टाइम्स घट जाती है। ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। ठीक है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, देखिए जरा एक्चुअल में क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में है, यस और नो बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो, अरे बोलो ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में, हाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपको यह समझना है कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बिल्कुल पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू फील्ड, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है, सॉरी बोथ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास यहां पर होने वाला है। बताइए जरा, क्या इतनी बात क्लियर है? सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, ये करेक्ट है। बताइए, ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल रहा है वो ये। अब देखो सारा खेल किसका है? कॉन्सेप्ट का है। अगर आप कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाओगे तो काम बन जाएगा। मैं अगेन आप लोगों से बोलूंगा कि अगर आपके पास जो है बढ़िया स्टडी मटेरियल है तो आपका काम बन जाएगा, और आप जो मेरी बुक जो है ना उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। यहां तो मैं आपको करवा रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा गाइस, बिल्कुल आपकी तैयारी जो है एकदम परफेक्ट होने लग जाएगी और आप कहोगे सर फिजिक्स में जो मार्क्स है मेरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और बुक के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना है तो मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा इसको समझेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है सम डाइलेक्ट्रिक बिटवीन इट्स प्लेट्स, कह रहा है कि कोई कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है। ठीक है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स। अब इस कैपेसिटर को आपने डीसी सोर्स मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। द बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड। भाई देखो अभी इस समय पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा इसका? V रहा होगा। कह रहा आप बैटरी को हटा दी और डाइलेक्ट्रिक को भी हटा दिया। ठीक है, आपने एक बार इसको चार्ज कर लिया गाइस, आपने इसको चार्ज कर लिया। ठीक है, आपने इसको चार्ज कर लिया, V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। कह रहा है अब आप बैटरी हटा दो, बैटरी हटा दी भाई आपने एक बार चार्ज कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा। बट आपसे क्या कर रहा है? बट नाउ डाइलेक्ट्रिक इज रिमूव्ड। अगर आप डाइलेक्ट्रिक रिमूव कर दोगे तो गाइस पहले जो भी कैपेसिटेंस होगी अब वो कैपेसिटेंस के टाइम्स कम नहीं हो जाएगी? डाइलेक्ट्रिक के साथ जो कैपेसिटेंस है अगर डाइलेक्ट्रिक हटा लोगे तो कैपेसिटेंस के टाइम्स घट जाएगी। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाती है ना। तो उसने बोला है कि बैटरी इज नॉट डिस्कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस को अभी कुछ नहीं हो क्योंकि आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हो। ठीक है, बट अब आप ये डाइलेक्ट्रिक निकाल रहे हो तो उस कारण से गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स घट गई। स्टेट वेदर कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज स्टोर्ड वोल्टेज विल इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। तो भाई कैपेसिटेंस के टाइम्स घट गई जिसके कारण से देखो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पर देख रहे हो कि भाई चार्ज को क्या होगा, बोला चार्ज को कुछ नहीं होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से, डाइलेक्ट्रिक जो है ऐड करने से चार्ज को कुछ नहीं होता। आप एक बार चार्ज कर चुके हो, जो भी था बैटरी हटा दी, अब चार्ज जो आ चुका है वो थोड़ा ना जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस पहला जो फैक्टर है, पहला फैक्टर कैपेसिटेंस डिक्रीजेस बाय के टाइम्स, डिक्रीजेस बाय के टाइम्स। ठीक है, अब आपने बैटरी हटाई लगाई, चार्ज कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ देखिए जरा, तो अभी सॉरी आपने यहां से क्या किया, जो चार्ज बैटरी पहले से दे चुकी थी अब वो चार्ज वापस थोड़ा ले जाएगी बैटरी। ठीक है, नाउ तो अब देखिए जरा, तो यहां पर आप देख रहे हो कि वोल्ट चार्ज को क्या होगा, चार्ज रिमेन सेम। अब देखिए ये थर्ड वाला पॉइंट आप देख लो कि अगर चार्ज कांस्टेंट है तो भाई कैपेसिटेंस V और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर कैपेसिटेंस के टाइम्स घट रही है तो वोल्टेज के टाइम्स बढ़ जाएगा, तो नया वोल्टेज जो बनेगा ये के टाइम्स बढ़ जाएगा, और नई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होगी वो भी के टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, न्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो के टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए अब इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी का, उसका क्या होगा, तो भाई U इज इक्वल टू हाफ QV लगाओ। तो सिंपल, अगर चार्ज सेम है,
चार्ज सेम है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज के टाइम्स बढ़ गया, तो के टाइम्स अगर बढ़ गया तो फिर एनर्जी भी तो के टाइम्स बढ़ जाएगी, तो नई एनर्जी के टाइम्स जो है बढ़ जाएगी, आपको याद रखना है। तो भाई हमने सारी चीजों के बारे में बता दिया, कौन बढ़ेगा, कौन घटेगा, कौन कांस्टेंट रहेगा अगर आप डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर रहे हो तो। मतलब आप ये देखिए क्वेश्चन को फ्रेम करने का, पूछने का तरीका उनका कितना अलग है, ये इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ेंगे और देखिए जरा नेक्स्ट कहानी, नेक्स्ट किस्सा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या मिल रहा है, ठीक है। बढ़िया से देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है हमने अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। चलिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। यहां से देखो, आप देख रहे हो मैं जिस टॉपिक को ले रहा हूं उसके कॉन्सेप्ट को एकदम धूल चटाता हुआ चल रहा हूं, वहां से जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लेते हुए चल रहा हूं साथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, क्या कह रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, गाइस 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 कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। भाई ये एक बैटरी से कनेक्टेड है और आपको दो सिचुएशन दे रहा है, ये की है, ठीक है। पहली सिचुएशन है की के इज केप्ट क्लोज, की के क्लोज है यानी कि इसमें कुछ चार्ज पहुंच रहा है। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट, अपार्ट मतलब दूर करी गई। भाई C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। तो अगर आप प्लेट्स आर मूव्ड अपार्ट, अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस घटेगी, ठीक है। नाउ यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, तो कह रहा है कि भाई चार्ज जा रहा है इसके अंदर, कह रहा है आप ना कैपेसिटेंस को घटा रहे हो। तो केस 1 में आप ए वाले केस में क्या कर रहे हो, कैपेसिटेंस को घटा रहे हो, ठीक। तो अब आप इसमें से इस ए से रिलेटेड ऑप्शन पढ़ो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन ए Q रिमेन सेम बट C चेंजेस, कह रहा है कैपेसिटेंस जो है ये चेंज हो रही है, कैपेसिटेंस चेंज हो रही है बट Q तो सेम है। अच्छा देख लेते हैं, और ए वाला स्टेटमेंट क्या है, ए वाला स्टेटमेंट ये है V रिमेन सेम एंड हेंस Q चेंजेस। देखो यहां पे कह रहा है V रिमेन सेम, V रिमेन सेम, कह रहा है V सेम है और चार्ज जो है बदलता है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन पढ़ो जरा, क्या दिया गया है, ऑप्शन ये दिया गया है कि भाई साहब V जो है, आपने बैटरी तो चेंज नहीं करी, अगर बैटरी चेंज नहीं करी तो आप यहां पर देखोगे कि वोल्टेज तो सेम रहेगा, और वोल्टेज सेम रहेगा, बट भाई देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C, वोल्टेज सेम रहेगा, वोल्टेज अगर सेम रहेगा लेकिन कैपेसिटेंस घट रही है, ठीक है, तो चार्ज को भी क्या होना पड़ेगा, चार्ज को भी घटना पड़ेगा, है ना। तो चार्ज भी चेंज होगा। यहां पे देखो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए आप लोग, ठीक है। तो उसने बोला है कि की के इज केप्ट क्लोज, की को तो आपने क्लोज रख रहे हो यानी कि चार्ज यहां से लगातार जा रहा है। कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट यूजिंग इंसुलेटिंग हैंडल, अगर आपने कैपेसिटर को, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस चेंज होगी, ठीक है, कैपेसिटेंस यहां पे चेंज होगी, ठीक है। समझना जरा, समझना। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं, मैं अगर ऐसे बोल रहा हूं कि देखो वोल्टेज तो कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, बैटरी तो नहीं हटाई, अब बात करते हैं C की, तो कैपेसिटेंस घट गई, तो ऑब्वियसली नाउ Q इज इक्वल टू CV की वैल्यू छोटी आएगी तो चार्ज भी घट जाएगा। तो अब अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ो कि चार्ज सेम रहेगा क्या, नहीं, चार्ज सेम नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस घट गई। तो भाई चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस घट गई तो ऑब्वियसली चार्ज भी तो घट जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। आप देख रहे हो किस तरीके से माइंड स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब बनता है काम, ठीक है। तो ए में जो चार्ज है वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब देखिए बी से रिलेटेड ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ अब बी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं, की केस ओपन, कह रहा है कि अब आपने क्या किया कि इस की को आपने ओपन कर दिया, मतलब अब यहां से आपने बैरियर लगा दिया, करंट जो है पास नहीं होगा, ठीक है, चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा। प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर मूव्ड अपार्ट, अब देखो, अब आपने इसको कनेक्ट नहीं करा, अब आपने इनको बिल्कुल सेपरेट कर दिया, बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। अब प्लेट को आप दूर लेके जा रहे हो, अब प्लेट को क्या कर रहे हो, प्लेट को आप दूर लेके जा रहे हो, मतलब कैपेसिटेंस आप सी की वैल्यू घटा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सी की वैल्यू घटा रहे हो, ठीक है। तो देखिए जरा आगे की कहानी क्या है, तो आप दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अगर आप देखो बैटरी आपने डिस्कनेक्ट कर दी, सी की वैल्यू घटा दी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वी में भी तो चेंज आएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो भाई ये तो हमारा जो है गलत हो जाएगा कि बी रिमेन सेम, नहीं। अब देखिए इसको पढ़ो, इन बी क्यू रिमेन सेम एंड हेंस वी चेंजेस। अब देखिए, अब देखो ऑलरेडी यहां पर आप चार्ज दे चुके हो, अब यहां पर क्या है, आपने बैटरी हटा दी, अब बैटरी हटा दी तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा बताओ जरा, बैटरी हटा दी, बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, बैटरी हटा दी और आपने प्लेट को दूर दूर कर दिया, लिखा है ना, तो यहां पर कैपेसिटेंस घट गई। तो अगर कैपेसिटेंस घट जाएगी तो ऑब्वियसली वी की वैल्यू भी तो चेंज होगी, वी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई सी,
होता है कि नहीं होता? या चलो v की वैल्यू, c की वैल्यू चेंज हो गई, c की वैल्यू चेंज होगी, तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे कि v इज इक्वल टू होता है q बाय सी, तो अगर c की वैल्यू चेंज हो गई तो ऑब्वियसली v की वैल्यू भी तो चेंज होगी, तो यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग को समझना है कि सारा खेल किसका है, कॉन्सेप्ट का है। क्या सर ये क्वेश्चन आ सकता है? 100% आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? सीबीएसई इज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो जरा, ये क्वेश्चन इस तरीके का सेम क्वेश्चन जो है, यानी कि यही क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, तो आप समझ लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब डाइलेक्ट्रिक का जो पर्पस है वहां से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए जो है मैंने इसको सेपरेट ही जो है कैपेसिटर वाले टॉपिक को लिया था। ठीक है, बताओ जरा मुझे, क्या आपको इस सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं गाइस? जल्दी से बता दो, क्या आपको इस सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं? बोल दो, क्या आपको सीरीज के क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं? हाँ, जल्दी से बताइए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूं। अगर आपको सीरीज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैट में लिखना हाँ, और बताना कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज भी जल्दी लेके आओ। जब आप लोग के कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है क्या यू गाइज नीड दिस सीरीज हार्डली। ठीक है, चलिए नाउ अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। मैं तो कहूंगा आप इस वीडियो को पॉज करो और खुद से जो है इसका आंसर देने की कोशिश करो। गाइज आप इस वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो कैसे बनेगा। दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो कैपेसिटर हैं, कैसे आइडेंटिकल, मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसकी कैपेसिटेंस भी सी है और इसकी कैपेसिटेंस भी सी है। आइडेंटिकल का मतलब तो यही होता है। ठीक है, नाउ ध्यान से देखते हैं जरा और क्या दिया गया है। प्लेट ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय बैटरी ऑफ वी वोल्ट। भाई ये वी वोल्ट की बैटरी है जिससे इनकी ए और बी प्लेट कनेक्टेड है। द स्विच इज, नाउ अभी तो स्विच क्या है, विद द स्विच एस इज क्लोज। नाउ अब देखिए, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी पढ़ना। द स्विच इज नाउ ओपन्ड and the free space between plates of capacitor is filled with dielectric constant K। देखिए पहले क्या बोल रहा था, पहले ये बोल रहा था कि भाई ये A और B कनेक्टेड है और स्विच जो है, स्विच S जो है वो क्लोज्ड है। मतलब प्रॉपर केस 1 की अगर मैं बात कर लूं, केस 1, तो केस 1 में क्या बोल रहा है, केस 1 में स्विच क्लोज है, मतलब ये दोनों यहां से यहां तक जो है ये प्रॉपर चार्ज की सप्लाई हो रही है, यहां से यहां तक चार्ज की सप्लाई हो रही है। ठीक है, केस 1 में आगे क्या दिया गया है, ठीक है, कि भाई स्विच एस इज नाउ ओपन, भाई आपने इसको ओपन कर दिया। स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मतलब दोनों के अंदर आपने के कांस्टेंट भर दिया। ठीक है, ओपन करने के बाद फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले और इंसर्ट करने के बाद कितनी जो एनर्जी है वो स्टोर होगी। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर मैं जब केस 1 की बात कर लेता हूं गाइज, तो देखिए यहां से जो भी चार्ज आ रहा था ना, तो दो पार्ट में बढ़ गया। तो जहां से चार्ज दो पार्ट में बढ़ जाता है, जहां से चार्ज दो तीन पार्ट में, जितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वहां से जो पैरेलल है, जहां से जो कैपेसिटर है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। ठीक है, सेम चार्ज अगर दोनों के अंदर घुसता तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया, तो दोनों किस में है, पैरेलल में। स्विच एस अभी क्लोज है, केस 1 में क्लोज है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो केस 1 में क्या है, सी और सी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो नेट कैपेसिटेंस जो निकल के आएगी पैरेलल में जुड़ के हो जाएगी 2C। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ 2C का स्क्वायर। भाई हाफ सी भी होता है ना, तो हाफ सी की जगह 2C और ये बी स्क्वायर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में वोल्टेज सेम होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा केस 2 की। तो केस 2 की अगर मैं बात करता हूं गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं। एक बार में बच्चे तो क्वेश्चन नहीं समझ पाते पूरा, बट मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। बस आपको टिके रहना है और चैट में जो है डटे रहना है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताते चलेंगे कि हाँ सर मुझे मजा आ रहा है, सर मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, सर मुझे ये चीजों में प्रॉब्लम आती है, डेरिवेशन नहीं होते, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कुछ भी हो। ठीक है, तो वो चीज आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहेंगे, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप जो है अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं आपके लिए और स्ट्रेटजी वाली वीडियोस वगैरह लेके आऊंगा तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है ना, अब देखिए जरा, अब मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन बिफोर एंड आफ्टर। तो देखिए केस 1 तो हमने क्लियर कर दिया, अब बात करेंगे केस 2 की। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में कह रहा है कि भाई आपने क्या किया कि आपने स्विच एस इज नाउ ओपन, स्विच इज नाउ ओपन। स्विच ओपन का मतलब क्या है कि आप इसको हटा ही दो। बिल्कुल, ओपन का मतलब क्या है, कनेक्शन ही नहीं है, ये अलग कर दिया आपने, ये अलग कर दिया। ओपन का मतलब तो यही हो गया ना कि कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, स्विच एस इज नाउ ओपन। नाउ अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से आगे क्या लिखा है, स्पेस बिटवीन, फ्री स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स दोनों की बात कर रहा है। बोला आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ये के कैपेसिटेंस थी सी, और इसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक भर दिया। नाउ आगे लिखा है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इसकी और इसकी एनर्जी मिलाकर के हमें बताना है
कि भाई कितना रेशो होगा बिफोर एंड आफ्टर, केस 1 और केस 2 का रेशो बताना है। सबसे पहले ये देखना कि ये तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो भाई अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये तो अभी भी बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसकी एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, हाफ के टाइम्स सी वी स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगी, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हाफ, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो के टाइम्स सी, और पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए बैटरी आपने हटा दी है, बैटरी आपने हटा दी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस तो जो है के टाइम्स बढ़ जाती है, बट पोटेंशियल डिफरेंस तो के टाइम्स घट जाता है। तो आप यहां पर देखिए, ये तो हाफ इतना बन गया, और फाइनली ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास हाफ सी बी स्क्वायर बाय के। गाइस ये कंडीशन बन रही है इसकी। तो अगर मैं केस 2 की बात करूंगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं केस 2 की बात करूं, केस 2 में तो स्विच एस को ओपन कर दिया ना, स्विच को ओपन कर दिया मतलब इन दोनों को कनेक्शन है ही नहीं, तो यहां से कोई चार्ज जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे केस 2 की, तो ये निकल के आएगी हाफ, यहां चलो मैं के को सेपरेट कर लेता हूं, तो हाफ सी वी स्क्वायर, भाई के मैंने इसका बाहर निकाल दिया, प्लस अब देखिए जरा यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये अपॉन में एक के बच रहा है ना, तो हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन में के बच रहा है, तो U2 की वैल्यू कितनी आ गई, U2 की वैल्यू हो गई मेरे पास हाफ सी वी स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे के प्लस 1 अपॉन के, ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो U2 इज इक्वल टू ये हाफ सी वी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 बाय के, ठीक है। अब बस मुझे रेशो चाहिए, मैं रेशो निकाल लेता हूं, ये तो हो गया U2, अब मैं रेशो निकाल लेता हूं, रेशो U1 एंड U2, U1 बाय U2 का रेशो निकालूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा हाफ 2 CV स्क्वायर अपॉन हाफ CV स्क्वायर, और ये बन रहा है के स्क्वायर प्लस के अपॉन के, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो कैंसिल हो रहा है हाफ CV स्क्वायर से हाफ CV स्क्वायर, वो कैंसिल करो, और ये पहुंच जाएगा 2k अपॉन के स्क्वायर प्लस के, फिर ये हमारे पास 2k कॉमन ले लो यहां से, भाई ये k तो पहुंचा दिया ना हमने ऊपर, ठीक है, तो k कॉमन ले लिया तो कट जाएगा, भाई k से कॉमन ले कट जाएगा, तो 2 अपॉन k प्लस 1 बचेगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। जल्दी से एक बार बता देना कि ये आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इसका एक बार मैं भी आंसर चेक कर लेता हूं, बिकॉज मुझे भी ध्यान नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से एक बार चैट में बता दीजिए कि कमेंट सेक्शन में कि ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप लोगों को बता दो जरा, मैं भी एक बार इसका जो आंसर है वो चेक कर लेता हूं गाइस। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये गड़बड़ हमारे साथ हो गई है ना, ये के तो कॉमन आ ही नहीं पाएगा, ये 1 लिखा हुआ है, हाँ जी ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ है गाइज, ये 1 लिखा था के स्क्वायर प्लस 1, मैंने के स्क्वायर प्लस के कर दिया था, ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गई थी, ठीक ना। अब अभी इतना करेक्ट है, चलिए चलो ये बढ़िया हुआ, हमने चेक कर लिया, तो U1 बाय U2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। U1 बाय U2 इसका ये रेशियो निकल के आ गया। आई होप आप लोगों के लिए क्लियर हुआ होगा। हाँ समझने में मुश्किल है बट देखो आया है 2017 में, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 17 में आया है तो रिपीट हुआ है, रिपीट होगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसा सेम क्वेश्चन रिपीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, देख लो जरा इसको, मैंने एक बार इसको छोटा कर लेता हूं, यहाँ पे जो है अब हमारे पास प्रॉपर स्पेस होगी तो हम इसको कर पाएंगे। क्या लिखा है, वेरिएबल कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर है इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट बैटरी, एक कैपेसिटर है जो कि 200 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। नाउ कैपेसिटर कैसा है, वेरिएबल है, मतलब इसकी जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। नाउ अब देखना कि पहले कैपेसिटेंस कितनी थी, इसकी कैपेसिटेंस चेंज फ्रॉम 2 माइक्रोफैरड टू x माइक्रोफैरड, तो पहले कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रोफैरड और अब कितनी हो गई, अब हो गई x माइक्रोफैरड, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है, ऐसा करने पे जब आपने कैपेसिटेंस चेंज की तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ गया, डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो डिक्रीज आ गया तो माइनस लगाएंगे, 2 इंटू माइनस का 2। अगर कोई इतना बोल देता चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो मैं माइनस साइन नहीं लेता, बट उसने स्पेशली मेंशन करा है कि भाई डिक्रीज डिक्रीज घट रही है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब ऐसा करने से, यानी कि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, 200 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ठीक है, 200 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, कैपेसिटेंस को आपने 2 माइक्रोफैरड से x माइक्रोफैरड चेंज किया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया। ओके गॉट इट गाइस। तो आपको बताना है ये x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना बना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, ठीक है। फाइनल को हम लोग लिख लेते हैं 2 और इनिशियल को लिख लेते हैं 1, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 2 10 माइनस का 2 जूल, फाइनल हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर है ना, तो आप ऐसे देखो C1 V1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइक्रोफैरड और ये v स्क्वायर
माइनस ये हो जाएगा हाफ, भाई वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है ना, हाफ CV²। तो पहले केस में C कितनी थी 2 माइनस का 6, और V² की अगर बात करूं तो वोल्टेज कितना है भाई 200 का स्क्वायर, तो अभी ले लेंगे V²। अब देखना कॉमन देख लो, कॉमन क्या आ रहा है, तो माइनस का 2 माइनस का 2 जूल, हाफ V² कॉमन आ गया, 10⁻⁻⁶ कॉमन आ गया, यहां क्या बच रहा है x-2 बच रहा है। देखो अब मैं क्या करूंगा, बोला मैं 2 को इस साइड भेज दिया, तो देखना माइनस का ये बन गया 4 10⁻⁻2, ठीक है, इज इक्वल टू ये बनेगा V² 10⁻⁻�6 और ये बनेगा x-2। ध्यान से देखना, तो -4 10⁻⁻2 और V² अगर मैं करूंगा, V का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो बनेगा 40,000, मतलब 10 ये प्लस का 4, ठीक है ना, तो ये इतना बन गया 4 × 10⁻4 और 10⁻�6 और ये इतना हो जाएगा x-2, ठीक है। जरा ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब क्या करना है कि 4 से तो 4 कट, अच्छा एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, -10⁻⁻2 और ये 4 10⁻⁻2 हो जाएगा और x-2 यहां से कट गया, ये बचा -1 x-2, तो x इज इक्वल टू बन गया हमारे पास +1, तो यहां पर जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1 माइक्रोफैरड, मतलब जो C2 की अगर मैं बात करूंगा तो x माइक्रोफैरड थी, तो हम इसको बोलेंगे 1 माइक्रोफैरड। ये उसने पूछा था, तो 1 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर, x की वैल्यू हमारे पास हो गई, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक वगैरह वैसे तो हम लोग को पता होता है, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन पर बेस 2025 में एक क्वेश्चन आया था, तो उसके लिए मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को घटा देता है, ठीक है, के टाइम्स कम कर देता है, ठीक, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एयर या वैक्यूम में होती है उससे के टाइम्स घटा देता है। ओके गाइस, नाउ अब डाइलेक्ट्रिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो बने होते हैं पोलर मॉलिक्यूल से, मतलब जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं, तभी तो उनको पोल बोलेंगे। नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक ही जगह पे होता है, ठीक है। नाउ तो ध्यान से देखो, तो पोलर मॉलिक्यूल में नेट डायपोल मोमेंट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पोलर मतलब पोल्स बन रहे हैं, पोल्स पोल्स नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, तो इनके पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला P = Q × 2L। अब क्योंकि पोलर में दो पोल्स अलग अलग हैं तो लेंथ जीरो नहीं होती, ठीक है, तो नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होता है सिंगल मॉलिक्यूल का। नॉन पोलर के मॉलिक्यूल की बात करूंगा ना, तो प्लस और माइनस एक ही जगह पे रखे होते हैं, नॉन पोलर पोल्स नहीं बन रहे हैं, तो इसके कारण से जो लेंथ जो होती है उसकी वैल्यू जीरो निकल के आती है, तो नेट डायपोल मोमेंट भी जीरो हो जाता है। बट जब आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड ऐसे आ जाता है, नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक साइड, चाहे कोई सा भी जो है मॉलिक्यूल हो, पोलर या नॉन पोलर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से जो सभी चाहे पोलर या नॉन पोलर दोनों मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट जो है आ ही जाता है गाइस, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाउ अब जैसे इसी थ्योरी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया कि आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर। तो जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मतलब जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सब नॉन पोलर के एग्जांपल हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो HCl देख रहे हो, HCl हो गया, H2 हो गया, जिनका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है ना, ये आपके जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक है। तो HCl इसका एग्जांपल है। आगे इसने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये 2025 या 24 का क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा। नेट डायपोल मोमेंट्स ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। पहले एक एक करके पढ़ते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज नेट डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है। पोलर में तो नेट डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, विच गेट्स मॉडिफाइड ड्यू टू इंड्यूस्ड डायपोल्स, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पोलर डाइलेक्ट्रिक के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है ना। मॉलिक्यूल बोलता तो मैं बोल देता कि हाँ सॉरी नॉन जीरो होता। देखो एक्चुअल में क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ऑल्दो हर एक मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, बट वो रैंडमली अरेंज्ड है ना, कुछ इधर है, कुछ का मुंह इधर है, कुछ का इधर है, कुछ का इधर है, तो इस कारण से इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ गया। भले ये पोलर मॉलिक्यूल थे बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, इनके पास एक डायरेक्शन नहीं थी, तो इनका रिजल्ट जीरो है, ठीक है ना। तो वही बात आपको याद रखनी है। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो अब देखो जरा यहां पर जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, वो अलाइन हो गए, प्रॉपर अलाइन हो गए, ठीक है। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो भी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, तो उसने क्या बोल रहा है, हैज नेट डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक। गलत है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एब्सेंट है, नहीं है, तो डाइलेक्ट्रिक जो होंगे उसके अंदर मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है ना।
नेट डायपोल मोमेंट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल, आपने देखा ये डायपोल अभी इंड्यूस हुए, ये देखो ये डायपोल अभी इंड्यूस हुए, तो इनके अंदर जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी तो एक्सटर्नल फील्ड की ही डायरेक्शन में है। देखिए तो वही तो लिखा है, इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड एक्सल फील्ड, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डाइलेक्ट्रिक कंटेन फ्री चार्जेस, नहीं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो है फ्री चार्जेस नहीं होते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज अलोंग द फील्ड, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, जो प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है, क्योंकि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जैसे मेन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, नेट इलेक्ट्रिक डायलेक्ट नेट नहीं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो इस डायरेक्शन में होगी। फिर नेट यानी काटा पीटी करने के बाद जो बनेगी वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसने बात करी इंड्यूस्ड फील्ड की। इंड्यूस्ड फील्ड जो है, इंड्यूस्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग नहीं होती। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अब अगर ये 100 है और अंदर वाली 30 है, तो नेट फील्ड जो बचेगी वो होगी 70 और ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत दिया हुआ है, ठीक। आगे लिखा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अब इसका आंसर आप लोग बताओगे कि डी का मतलब सॉरी एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कमेंट सेक्शन बताना। कह रहा है कि अगर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है गाइस, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, जरा आप लोग ध्यान समझिए। देखो क्या लिखा गया है, एक एयरफील्ड, यानी कि ये केस स्टडी में और 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, जिनका जवाब हमें देना है 2025 के पेपर में, ठीक। नाउ अब एयरफील्ड कैपेसिटर है जिसकी प्लेट का एरिया है ए, है ना, कुछ सेपरेशन है डी, कैपेसिटेंस है सी नॉट। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी दिया हुआ है। आगे लिखा है स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, एरिया ए एंड थिकनेस डी बाय 5 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि थिकनेस जो है, स्लैब की जो थिकनेस है वो डी बाय 5 वाला जो स्लैब इंसर्ट करा गया है, ठीक है, बीच में, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करी गई है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले के लिए, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए फॉर्मूला याद नहीं है, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, ये फॉर्मूला जो हमने लगाया है। तो अब आप लोग जरा ध्यान से देखना कि सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, थिकनेस जो यूज करी गई है, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर डाली है उसकी थिकनेस है डी बाय 5, डी बाय 5। अब देखना एप्सिलॉन नॉट ए और ये कितना हो जाएगा 5d माइनस डी, तो ये हो जाएगा 4d बाय 5 प्लस ये हो जाएगा d बाय 5 के, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना किसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय, तो यहां पे d आ जाएगा कॉमन, d बाय 5 आ जाएगा कॉमन, और यहां पे बचेगा 4 अपॉन 4 प्लस 1 बाय के, डी बाय 5 कॉमन आ गया, 4 प्लस 1 बाय के इतना आ गया। तो C इज इक्वल टू, अब यहां पे समझो कि कंडीशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बाय 5 और ये बन गया 4k प्लस 1, ठीक है, 4k प्लस 1। अब कहानी को समझना, अब अगर मैं ऐसे बोल दूं भाई 4k प्लस 1 बाय के, अब आप ये देखो कि यहां पे ये कंडीशन ऐसी बनेगी कि 5k पलट के ऊपर चला गया, 5k पलट के ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी बच रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी अलग बचा है और ये बन गया 4k प्लस 1। मतलब हम इसी चीज को ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा बताओ जरा। इसको हम लोग बोल रहे हैं सी नॉट, तो 5k अपॉन 4k प्लस 1 इंटू में क्या है सी नॉट, तो 5k अपॉन 4k प्लस 1 इंटू में है सी नॉट। बस ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसको बस हमने सीधे तो क्या, ये दोनों पलट के ऊपर चले गए, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को सी लिख दिया, बस सिंप्लीफाई कर दिया। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं। बताओ जरा फोर्थ वाले का ऑप्शन आप लोग ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे पहले बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है फोर्थ वाले का। अब मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से देखना, फिर इसके बाद मैं आ जाऊंगा एक और बढ़िया क्वेश्चन पे, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से सारे बच्चे देखिए क्या लिखा गया है। 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस है 2C0 एंड 6C0, पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। 2 कैपेसिटर हैं 2C0 एंड 6C0, पहले आपने इनको किस में कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट किया। देन इन पैरेलल, फिर आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सेम बैटरी से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है।
ठीक है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू दैट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज, ठीक है, आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे कि सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको रेशियो निकालना है। तो हाफ सीवी स्क्वायर अपॉन हाफ सीवी स्क्वायर। तो भाई देखना, ठीक कह रहा है, उसने बोला था ना क्वेश्चन में कि सेम बैटरी है, बस कुछ नहीं बदलेगा, हाफ से हाफ कट गया, बी से बी कट गया। तो यूएस बाय यूपी सीरीज एंड पैरेलल में जो रेशियो होगा दैट विल बी सिंपल कैपेसिटेंस का रेशियो आएगा। तो सीरीज में C1 C2, तो ऊपर बच रहा है 3/2 C0, और 2 और 6 का वो है ना, तो ये नीचे बच रहा है 8 C0। तो सॉल्व करोगे तो 3/16 निकल के आएगा। तो 3/16 इसका करेक्ट आंसर है, 3/16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब ये आपको 2024 में क्वेश्चन दिया गया डाइलेक्ट्रिक। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू है K, थिकनेस है T, आपने पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट कर दिया। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस, यानी कि आपको वो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकालना है जिसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिए जरा, आगे हम लोग बात करेंगे अब इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। ध्यान से देखो, 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइप से रिपीट हुए हैं। अब मैं बस आपको इनको सॉल्व करने का एक पैटर्न बता देता हूं कि आप इनको सॉल्व कैसे करोगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे। एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सीधे कहां जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, जिसमें हम लोग समझेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से नेट कैपेसिटेंस जो है निकाली जाती है, नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर ये जो पूरा पैटर्न है वो सिखा देता हूं। ठीक है, क्या लिखा गया है, 2 कैपेसिटर हैं जिनकी अननोन कैपेसिटेंस है C1 C2, आपने इनको पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 2 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस कितनी हो गई, C1 एंड C2, आपने इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। ठीक है, देन इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट बैटरी, बैटरी कह रहा है 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, आपने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट की बैटरी है, C1 C2। ठीक है, ध्यान दो जरा, द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन इज 0.00045 जूल एंड 0.25 जूल रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि भाई एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बताना है। तो भाई सीरीज में एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, सॉरी कह रहा है कि भाई इस वाले कॉम्बिनेशन में जब फर्स्ट इन सीरीज, तो पहले जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया था तो एनर्जी कितनी थी, 0.045 जूल। फिर जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो एनर्जी कितनी है, 0.25 जूल। ठीक है, डिटरमाइन करिए वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। C1 एंड C2 की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। C1 एंड C2 की वैल्यू को हमें निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में सेम होगा, पैरेलल में देखेंगे ना। बट आप पहले C1 C2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सी बात मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बनेगा हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, बोला हाँ या ना। ठीक है सर, तो हाफ, इसको सीरीज इसको हम क्या लिखेंगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये बी स्क्वायर की बात करेंगे तो 100 का स्क्वायर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी है, 0.045। ठीक है, अब आप यहां पर इसको फर्दर सॉल्व करोगे, मतलब आपने केस 1 ये बना लिया, इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाओ। केस 2 बनाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, बोला हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हाफ पैरेलल में तो दोनों ऐड हो जाएंगे, C1 प्लस C2 करेंगे, ओनली C1 प्लस C2 करेंगे। ठीक है, और ये बी स्क्वायर की जगह 10 पावर 4 हो जाएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन 0.25 जूल यहां पर दी गई है, दिया है। ठीक है, अब आप यहां पर समझो कि एक्चुअल में अब मुझे बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। ये यहां पे बनेगी एक इक्वेशन, यहां पे बनेगी दूसरी इक्वेशन, और बस को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देना है मिला के। ठीक है, ध्यान से देख के इसको हमें, अच्छा 2024 का अलग है, देखिए। तो मैं आपको यहां पर बताऊं, वैल्यू सेम होती तो मैं छोड़ देता इस क्वेश्चन। ठीक है ना, अब थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है ये, बट फिर भी हम लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, तो सबसे पहले देखो ये बन जाएगा 0.45 का डबल होता है 0.09, है ना।
कितनी होगा, इज इक्वल टू C1 C2, ठीक है, अपॉन में C1 प्लस C2 10⁴, ठीक है। वैसे तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, 0.045 इंटू 2 0.09 आ रहा है, ठीक है, सही है। नाउ अब देखिए इतना बन रहा है, अब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाएगा, 0.09 C1, चलो चलो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, अच्छा चलो 0.09 और ये 10⁻, अपॉन में आ जाएगा 4, इज इक्वल टू बन रहा है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, तो ये हमारे पास 0.09 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और इसको हम एज इट इज जो है यहां पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, चलो यहीं तक इतना छोड़ देता हूं, अब ये बात करेंगे हम लोग केस 2 की। ये कौन सा केस है, तो ये हमारे पास केस 2, इसको बना लो एक इक्वेशन। अब मैं बात करूंगा भाई C1 प्लस C2 की वैल्यू निकालने की, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.5 इज इक्वल टू, और 10⁻⁴ इस साइड आएगा, ऊपर आके 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, और ये C1 प्लस C2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग एक काम कर सकते हो कि आपने जो C1 प्लस C2 की वैल्यू निकाली है, आप इसको ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कर दें, बताओ कर दें, तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 1। अब 0.09 10⁻⁴, और ये हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 0.5 10⁻⁴, ठीक है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 0.09 का इंटू अगर मैं कर रहा हूं किससे, 0.5 से, तो बन जाएगा 0.0045, है ना, तो 0.045 ही आएगा, हाँ 0.045, और 10⁻⁴ का -4 से 10⁻⁻8 बन जाएगा, और ये C1 C2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू है, और मेरे पास C1 C2 की वैल्यू है। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे बस एक काम करना है, अगर आप लोग जरा यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया हो, तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं ऐसे करूंगा कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, जरा मुझे बताना क्या बन सकता है, तो बन सकता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 C1 C2, ये भी फॉर्मूला होता है, आप इसको ओपन कर लो, C1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2, ठीक है, माइनस 4 C1 C2, ठीक है। तो ये -4 से +4 कटेगा, तो भाई यहाँ पे माइनस का 2 C1 C2 बन जाएगा, ठीक है। बस मैं आपको सिंपल इतना बोलना चाहता हूं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, हम उसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अगर मैं कैंसिल यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू जरा देखना क्या आ रही है, C1 प्लस C2 की वैल्यू आ रही थी 0.5 10⁻⁴, तो बस मैं वही चीज लिखूंगा 0.5 10⁻⁴, ठीक है। इसका चल रहा है होल स्क्वायर माइनस 4, C1 C2 की वैल्यू क्या निकल के आई है, तो C1 C2 की वैल्यू आई है 0.045 10⁻⁸, 0.045 10⁻⁸, ठीक है। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0025, सॉरी 0.25 बनेगा, 10⁻⁸ माइनस 4 का इंटू अगर मैं इससे कर दूं तो 0.18 10⁻⁸ बनेगा। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25, अच्छा तो 0.07 10⁻⁸ बन रहा है, ठीक है। हाँ, अब जरा यहां पर हम लोग समझ लेते हैं कि C1 ये स्क्वायर लगा है भाई, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दूंगा 0.26 आ रहा है, तो C1 माइनस C2 अगर मैं 0.07 के ऊपर रूट लगा देता हूं 0.264 आ रहा है ना, तो 0.26 10⁻⁸, ये इतनी वैल्यू आ गई। अब मेरे पास C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है, और मुझे C1 माइनस C2 की वैल्यू, तो C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है, मुझे C1 माइनस C2 की वैल्यू पता है। C1 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है, 0.5 10⁻⁻⁴, और ये वैल्यू कितनी हो रही है, ये वैल्यू हो रही है 0.26
10⁻�4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 2c1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 0.31 10⁻⁴। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा c1 इज इक्वल टू 0.31 को सॉल्व करूंगा तो 0.155 आ जाएगा 10⁻⁴ फैराड। तो C1 की वैल्यू इतनी आ गई। C2 की वैल्यू आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बता देनी है भाई, इसी इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो ना, हो जाएगा। ठीक है, इसी इक्वेशन वैल्यू पुट करके आप निकालेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। मतलब आप प्रोसेस को समझिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये देता हूं, क्वेश्चन जो है आपको ऐसे मिला, ये 2000 जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ये 2015 में पूछा गया था, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये क्वेश्चन 2000 कब पूछा गया, 24 में, यानी कि 9 साल बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बस वैल्यूज बदली हैं। क्या लिखा गया है, कह रहा है कि जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो 40 मिली जूल थी, 40 मिली जूल एनर्जी थी, जब आपने पैरेलल में कनेक्ट किया तो 250 मिली जूल एनर्जी थी। आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पहले यहां से ये वैल्यू निकाली, पैरेलल कॉम्बिनेशन से आपने C1 प्लस C2 की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया कि आपने कुछ भी नहीं किया, C1 C2 के प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। सेम आपने स्टेप्स को फॉलो किया, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर ये होता है, वैल्यूज आपने पुट करी, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर चल रहा था तो आप निकल के आ गया। ठीक है, आपने C1 प्लस C2 इतना, C1 माइनस C2 इतना सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर C1 और C2 दोनों की वैल्यू आ जाएंगी। ये हमने इसी जो सेम प्रोसीजर को फॉलो करा और आंसर निकाल दिया। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी निपटा देते हैं। बताइए, पहले मैं एक बार इसको पिछले वाले का आंसर जरूर से चेक करना चाहूंगा कि आंसर हमारा पिछले वाले का कितना निकल रहा है। ठीक है, मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं। ठीक, तो फिर और इसके लिए हम लोग यूज करेंगे सर्कल टू सर्च का, सर्कल टू सर्च का हम लोग यूज कर लेंगे, और यहां से मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है वो हम लोग गूगल से पता कर लेते हैं। बड़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन थी, बट ओके। हमारा जो 0.26 बिल्कुल C1 की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, एक मिनट, C1 प्लस C2 तो हमारा सही निकल रहा था। ठीक है, C1 प्लस C2 सही आया था हमारा, C1 माइनस C2 भी एकदम सही आ गया था। -0.26 अच्छा, एक मिनट, ये हाँ, ये तो -4 चल रहा था, ये तो हमने -4 ही ले लिया था। ठीक है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा सही आया था। अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मेरे हिसाब तो ठीक है, तो C1 माइनस C2, ठीक है, यही निकल के आना चाहिए। बड़ी खतरनाक सी कैलकुलेशन है, बट मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया, प्रोसीजर में कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ लगे तो मुझे बता देना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग का वेट कर रहा हूं। ये प्रोसीजर हम लोगों ने फॉलो करा है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो पिछला जो क्वेश्चन मैंने करा रखा है आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए 2024 में एक और क्वेश्चन आया था। आई होप आप इन सारी चीजों को समझोगे तो क्लैरिटी हो जाएगी आपको। क्या लिखा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी मेंटेन्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपने प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखी है ना, whose separation is d changes with time। कह रहा है कि भाई ये जो सेपरेशन है d, ये टाइम के साथ चेंज हो रही है। आपको यहां पर क्या बताना है, करेक्टली डेपिक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स फंक्शन ऑफ टू मेंटेन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/D। अगर V/D कांस्टेंट रहेगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगी। तो V/D क्या बता रहा है, स्लोप। तो V/D कांस्टेंट ग्राफ कौन सा है, कांस्टेंट स्लोप कौन सा है, बोला ये, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट, कांस्टेंट स्लोप मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। चलो इसका बता देना जरा एक बार, ये क्या आ रहा है, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें बताओ जरा क्या दिया गया है इन अबव फिगर। भाई फिगर बताया गया होगा, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, प्लेट Q पॉजिटिव है ना, और प्लेट P जो है नेगेटिव है। Mn इज इमेजिनरी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स। ग्राफ शोज करेक्टली वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड फील्ड स्ट्रेंथ लाइन Mn। देखो बहुत सिंपल सी बात, चलो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हम Mn नाम दे सकते हैं इसको। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या होता है, भाई पैरेलल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स। ठीक है, ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, प्लेट्स के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप समझो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के हिसाब से वेरी नहीं कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस सेम है थ्रू आउट द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए
ना अब इसके बाद देखिए जरा यहां पर क्या दिया गया है, ये इस mn की बात कर रहे थे, यहां पर इसमें लिखा गया है 3 प्लेट्स हैं, 3 प्लेट्स आर प्लेस्ड अबव ईच अदर विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मैग्नेट। ये डायग्राम पिछले वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन फर्स्ट पेयर इज E1, बिटवीन सेकंड पेयर इज E2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट इज, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 3 प्लेट हैं, 3 प्लेट हैं, ये पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव, फिर इसकी दूसरी साइड पॉजिटिव और इसके नेगेटिव, ठीक है। कह रहा है कि भाई इनके बीच की सेपरेशन है D और D, ठीक। ध्यान से देखिए जरा, यहां पर आप लोगों को ये समझना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट। भाई देखो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी E1, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी E2। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों सेम डायरेक्शन होने के कारण ये हो जाएगा, और प्रॉपर सेपरेशन जो रहेगी दोनों के बीच की दैट विल बी 2D, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो प्रॉपर सेपरेशन है वो 2D रहेगी। 2D का मतलब ये हो जाएगा कि यहां द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट, तो यहाँ पे 2D तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया, तो जो D वेक्टर लिखा है, D वेक्टर का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट एड अप हो जाएगी बस, तो ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट एड अप हो गई, इसीलिए D वेक्टर लिखा, D वेक्टर की वैल्यू 2D यहाँ पे निकल के आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट D प्लस D। इस तरीके से करेंगे हम इसको, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जरा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बताइए जरा। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में वो जो डाइलेक्ट्रिक पार्टीशन में भरे होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो आप जो है यहां से अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है गाइस। अभी हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको जो है अलग अलग क्वेश्चंस में कराऊंगा, तो एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस को हम सबसे पहले करेंगे, ओके। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये मेरे पास कैपेसिटर है, ये लेट से मैं बना देता हूं उसको प्लस 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 माइनस 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 माइनस, ये दोनों के बीच की सेपरेशन यानी कि डिस्टेंस हो गई D, ये एरिया हो गया A, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे अगर इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इसके अंदर पूरे में मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस, नई कैपेसिटेंस जो बन जाएगी दैट विल बी K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसी को हम बोल देते हैं C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स, ये C की वैल्यू है ना, तो KC हो गया। बट अगर मान लीजिए अभी तो ये डाइलेक्ट्रिक पूरे में भरा था, लेकिन मान लो कि डाइलेक्ट्रिक पूरे में ना भर के दो टुकड़ों में भरा होता, किसमें भरा होता, दो टुकड़ों में भरा होता, तब हम इसको कैसे सॉल्व करते। तो मान लो कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, अब इसके अंदर दो टुकड़ों में डाइलेक्ट्रिक भरा है, इधर ऐसे भरा हो सकता है, तो इसके अंदर भर गया K1, इसके अंदर दूसरा डाइलेक्ट्रिक भर गया जिसकी वैल्यू थी K2, ठीक है, ध्यान दो। तो अब मैं क्या देखता हूं कि भाई अब यहां पे समझो कि ये जो हाफ पोर्शन है D/2 और ये भी जो हाफ पोर्शन है D/2, आधे पोर्शन में जो है डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और पूरा प्लेट इसने कवर करा है, तो ये इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरा, यानी प्लेट का एरिया तो पूरा कवर करा है, बट प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसने हाफ कवर करी है। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप ये समझो, पहले आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना है। तो भाई ये क्या है, ये अब ये जो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये वाले पोर्शन को हम बोलेंगे भाई ये पोर्शन एक अलग ही कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये वाला पोर्शन भी एक अलग ही कैपेसिटर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये दिख तो रहा है एक कैपेसिटर, बट इसमें दो अलग अलग कैपेसिटर की तरह ये एक्ट करेगा। तो जब भी मुझे इस टाइप की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो मैं इसको दो कैपेसिटर मान के सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आप पहचान लीजिए कि ये हो गया हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, आइडेंटिफिकेशन बना लो, ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कुछ इस प्रकार का, यदि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, यहां पे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसके अंदर हमने भर दिया K1 कांस्टेंट K1, और ये मेरे पास दिया हुआ है, इसके अंदर हमने भर दिया K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, K2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अब आपको ध्यान से समझना है, अब आपको ध्यान से समझना है कि भाई ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन इस प्रकार का, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट एक अलग कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, नीचे वाला पार्ट एक अलग कैपेसिटर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको मिल जाए, इस प्रकार का मिल जाए, तो इसकी पहचान बना लो। 3 से चौथा केस आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसकी पहचान बना लीजिए। अगर कोई आपको ऐसे मिल गया, ये एक कैपेसिटर K1 है, ये आधा पार्ट K2 K3, तो अब आप इसको ऐसे सॉल्व मत करना कि भाई ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में, नहीं, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमें अब इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा
K1 और K2 से मिलके एक कैपेसिटर बना, ठीक है। इसका आधा पोर्शन जो होगा ऊपर, ये अब ये पूरा एक कैपेसिटर माना जाएगा, और K1 K3 वाला हिस्सा ये एक कैपेसिटर कहलाएगा। ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, और ये दोनों ऊपर नीचे वाले मिला के पैरेलल में है। अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन, तो आपको सारी कहानी जो है क्लियर हो जाएगी, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ ध्यान देना, जरा ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या मिलता है गाइस, इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वही कराऊंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है और जो पूछा जाएगा। जैसे मान लो कि आपको ये वाला इस टाइप से मिल गया, समझना जरा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, सारी कहानी आपको क्लियर करवा दूंगा। सबसे पहले ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इसके अंदर दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरे हुए हैं, तो मुझे क्या है, सबसे पहले पहचान लो ये दोनों किसमें है, बोला ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। ये वाला पोर्शन एक C1 कहलाएगा, ये वाला पोर्शन कहलाएगा C2, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है इस कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई साहब C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, इसको आप भूलना मत बस। अब मैं पहले कैपेसिटर की बात करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट, पहले कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, यह है K1, एप्सिलॉन नॉट A, पूरा एरिया तो उसने कवर करके रखा है, बट डिस्टेंस की जगह क्या लिखना है, d बाई टू, तो d की जगह d बाई टू, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2K1 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी ये निकल के आ गई। तो C1 इज इक्वल टू 2K1 और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम बोल देंगे C। भाई ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या बोल दिया, C बोल दिया, ठीक है ना। तो C1 इज इक्वल टू 2K1C, इतनी कहानी आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करूंगा C2 की, तो सिमिलरली अगर आप C2 निकालेंगे, C2 तो C2 कैसे निकालोगे, तो आप C2 की बात कर लेते हैं। तो C2 इज इक्वल यानी इस पार्ट की कैपेसिटेंस, तो डाइलेक्ट्रिक क्या भरा हुआ है K2, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय डिस्टेंस की जगह क्या लिखूंगा, बोला d बाई टू लिखूंगा, तो C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये हो जाएगा 2 ऊपर पहुंच गया, तो C2 इज इक्वल टू 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को क्या लिख सकता हूं, ये लिखूंगा C। तो ये कहानी बन गई, इसको आप ध्यान रखोगे तो बस। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपको क्या पता है कि ये दोनों किस में है, बोला सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो, बोला ये, या नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, नेट कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू C1 C2 CS, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो C1 की वैल्यू ये लिखी है 2K1C, C2 की वैल्यू ये रखी है C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर दिया, भाई ऐड करेंगे 2C कॉमन इस तरीके से आएगा। तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि अब यहां पे हमने अगर दोनों को ऐड कर दिया 2K1C 2K2C, तो 2C बाहर आके ये बन गया, ठीक है। अब आप यहां पर समझिए कि क्या कुछ कट रहा होगा तो उसको काट देंगे, तो 2C से ये एक ये और एक ये कट गया, तो क्या बचा 2C K1 K2, तो 2C K1 K2 और ये K1 प्लस K2। तो अब आप यहां पर एक काम कर लो कि K1 K2 और K1 प्लस K2 यानी K वाले टर्म्स को आपने एक साइड कर दिए, और ये जो C की जगह आपने क्या रख दिया, अरे ऐसे कर लो ना, ये देखो ऐसे ऐसे नहीं बचा आपके पास, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है नेट कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू C, ये बच रहा है मेरे पास 2K1 K2 C अपॉन K1 प्लस K2, यही तो बच रहा है ना, यही तो बच रहा है। अब देखो CS इज इक्वल टू 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि C की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये बन गया, ठीक है। C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई डी आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये बना दिया मैंने। तो ये जो आप नेट कैपेसिटेंस निकल के आई, ये निकल के आ गई, एंड दिस इज नेट कैपेसिटेंस। और अब आप ये देखो K की एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के आगे जो कुछ भी लिखा है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के आगे जो कुछ भी लिखा है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बन गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बन गया K इज इक्वल टू K1 K2, 2 भी तो लगा है 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। बस प्रकार से आपने इसको सॉल्व कर दिया। बताइए कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, और अब मैं आपको दूसरा इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सॉल्व करवाता हूं, तो एकदम आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये हम पहला काम करेंगे, देखना
ये मेरे पास K1 है, ये K2 है। अब ये टोटल डिस्टेंस D तो है, बट इनका जो एरिया है ये हाफ प्लेट के एरिया पे जो है फैला हुआ है। तो सबसे पहले इसको, इसकी कैपेसिटेंस मानी C1, इस वाले पार्ट की कैपेसिटेंस मानी C2। तो C1 का फॉर्मूला, K1 भरा हुआ है K1 एप्सिलॉन नॉट A, क्या पूरा एरिया में ये फैला हुआ है? पूरा एरिया में नहीं, ये आधा पार्ट आधे एरिया में, तो A की जगह A/2। डिस्टेंस कितनी है? बोला D। तो अब C1 इज इक्वल टू क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास C1 इज इक्वल टू क्या बन गया? ये बन गया मेरे पास K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि C1 K1/2, और ये बन गया मेरे पास एप्सिलॉन नॉट A/D को मैंने क्या लिख दिया? C बन गया। सिमिलरली अगर मैं C2 की वैल्यू निकालूंगा, C2, तो C2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K2/2, वो भी तो हाफ पोर्शन में है, इंटू C। तो C2 की वैल्यू आ गई, C1 की वैल्यू आ गई। बस अब आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कर देंगे? बस ऐड। तो C नेट इज इक्वल टू C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, हमने C/2 बाहर निकाल लिया, ये आ गया। तो अब आप यहां पर चेक कर लो कि C की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलॉन नॉट A/D लिख दिया। इसको सीधा कर दें, ध्यान से देखना। C नेट कैपेसिटेंस निकाल रहा हूं ना, तो K1 प्लस K2/2 मैंने अलग कर दिया और C को अलग कर दिया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, K1 प्लस K2/2, और C की जगह मैं लिख दिया एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये लिख दिया। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा कि ये जो टर्म आपको देखने को मिल रहा है, ये जो टर्म आपको देखने को मिल रहा है नेट कैपेसिटेंस, इसको समझो ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये जो टर्म है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये निकल के आया। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, समझे? और ये हमने जो निकाल दी, दिस इज नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर, हमें क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन पूछा गया, वो कैसे पूछा जाएगा, बट उससे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करवाता हूं। ध्यान से देखिए कि अगर आपसे कहा जा रहा है कि भाई ये जो है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, देखो हाफ पोर्शन में ये भरा है, हाफ में ये भरा है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तो अब आप ये चेक करो, कह रहा आधे पोर्शन में इसमें एयर भरी है और आधे पोर्शन में इसके अंदर K भरा हुआ है। तो अभी अभी हमसे क्या पूछ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू। तो अभी अभी हमने निकाली थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय 2। तो K1 की वैल्यू एयर है तो 1, K2 की वैल्यू K डिवाइडेड बाय 2, तो 1 प्लस K/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या K प्लस 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है? अब इसी टाइप में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जिसको आपको सॉल्व करना सीखना चाहिए। गाइस देखो, ये एक्चुअल में कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ऐसे पूछ ले जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। पूरा बना के दे दिया, अब पूछ रहा है कि बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि ये आपको जो मैंने 3 के स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बताए थे, ये वही है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे जरा देखते हैं। सबसे पहले एक पार्ट में K1 भरा हुआ है और इस दूसरे पार्ट में K2 K3 भरा हुआ है, ठीक है। ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे, बच्चे क्या करेंगे कि भाई ये दोनों हो गए पैरेलल में, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, फिर इसको सीरीज में जोड़ देंगे। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, समझे? ये गलत हो गया। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको ऐसे करेंगे, ये K1 हो गया, K1 का आधा पार्ट K2 के आधा पार्ट से, K1 का हाफ पार्ट K2 से एक कैपेसिटर बना रहा है, पहले इन दोनों को जोड़ लो सीरीज में, ठीक है। फिर K1 का लोअर हाफ K3 के साथ मिलके एक कैपेसिटर बनाएगा, ये भी हो गया सीरीज में। तो यहां से एक कैपेसिटर हमें मिल जाएगा जिसका नाम हम रखेंगे लेट्स से CA, ठीक है, और इसका नाम रख दें कुछ भी CB, ठीक है। मतलब इन दोनों से एक कैपेसिटर बन जाएगा, इन दोनों से एक कैपेसिटर, फिर बाद में ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी, भाई अगर 2 कैपेसिटर आपके पास सीरीज में है तो क्या आप उसकी कैपेसिटेंस नहीं निकाल पाओगे? तो K1 K2 सीरीज में निकालो कैपेसिटेंस। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखना, इसके A पार्ट की बात कर लेता हूं, इसके अपर हाफ की। तो देखना फॉर्मूला क्या होता है, मैं निकाल के बता दूं पहले, फिर B के आप लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला समझना, फॉर्मूला A पार्ट की, इस वाले पार्ट की कैपेसिटेंस को हमने बोला CA, ठीक है ना। इस वाले पार्ट की कैपेसिटेंस को हमने A नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब देखना C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, कितना पोर्शन भरा हुआ है K1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट, A की जगह अपर हाफ में A/2, डिस्टेंस कितनी है इस वाले की D/2, तो D/2। तो आप लोग देखेंगे भाई 2 से 2 कट गया, तो ये बच रहा है मेरे पास K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये कितना बन गया? ये बन गया मेरे पास K1 टाइम्स C।
तो ये वाले पोर्शन की कितनी आ गई K1C। सिमिलरली इस अपर हाफ की ये कितनी आ गई बोला K2C आ गई। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये दोनों हाफ पोर्शन की मैंने कैपेसिटेंस निकाल दिया, अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो पहले इस वाले पोर्शन की मैं कैपेसिटेंस निकाल दूं, तो अपर हाफ पोर्शन की कैपेसिटेंस ये बन जाएगी, ए और बी की कैपेसिटेंस सी ए सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी। तो हमने इसको सॉल्व किया, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू दोनों को ऐड करके ये बन गई ए बी की, है ना, ये ऊपर वाले पोर्शन की कैपेसिटेंस आ गई। ठीक, इसी प्रकार से सिमिलरली लगा के आप किसकी निकाल दोगे, ये देखो, ये लेट से मैं इसको ए बी सी डी 4 कैपेसिटर मैंने मान लिए, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ अब देखिए सिमिलरली अगर मैं सी डी ये वाले लोअर हाफ की कैलकुलेशन करूंगा, तो यहां पे लोअर हाफ में क्या है K1 K3, तो यहाँ पे K1 K2 की जगह K1 K3 तो हो जाएगा बस, K1 K3 अपॉन K1 प्लस K3। यहाँ क्या था K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, है ना, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों अपर हाफ की कैलकुलेशन ये रही, लोअर हाफ की कैलकुलेशन ये रही। अब ये जो ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन है वो किसमें मानना है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या कर देते हैं बोला ऐड, तो पैरेलल में हमने बस ऐड करा, ऐड करके हमारे पास फाइनल ये निकल के आ गया। तो ये हो गई हमारे पास नेट कैपेसिटेंस, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के आगे जो कुछ भी लिखा है ये हो जाती है हमारे पास इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसमें मुझे आंसर टिक करना होगा तो जो अभी हमने निकाला है उसके हिसाब से हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछे जाए वर्टिकली में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी पूछ सकता है, K1 K2 K3 बस पहचान बनाने वाली जरूरत है आपको। हाँ, तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरने वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूं कुछ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के और कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान समझिए। ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है इसको हम बोलते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को आप लोग समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जैसे आपको यहाँ पर 4 पॉइंट बना दिए, ठीक है, आपको यहाँ पे पॉइंट बना दिए 4, कुछ ए बी सी डी नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे कि आप यहाँ पे ए और बी के बीच में चेक करो कितने, सबसे पहले तो 3 और 2 5 कैपेसिटर अगर कहीं पे आए हैं और इस फॉर्मेट में लगे हैं तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक। सबसे पहले क्या करना है कि आप ऐसे देखो, ये ए हो गया, ठीक है, लेट्स से ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो मुझसे ये कह रहा है कि भाई ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। इसके बाद ए और डी के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू हो गई, ये देखो ना, ए से डी के बीच में ये भी हो गया 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोफैराड, ठीक है। सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या बचा, सी और बी यानी बीसी के बीच में भी एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको हम ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, पी क्यू आर एस। अगर पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस इक्वल बराबर आ जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, ये बीच वाली सर्किट किसी काम की नहीं होती, ये बीच वाली जो है एक फॉल्स या फेक सर्किट होती है। तो पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस, तो P बाय क्यू, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो P की वैल्यू क्या है 4, Q की, तो 4 बाय 4 इज इक्वल टू 4 बाय 4। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये कैसी कंडीशन है, ये दोनों ये रेशियो जो बराबर आ गए तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि बीच वाले जो सर्किट है उसको हम हटा देते हैं, तो बस ये नेट हमारे पास कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जिसमें सारी वैल्यूज कितनी है 4 4 के, बीच वाले 8 को आप हटा दोगे तो यहां से चार्ज आएगा और यहां से निकलेगा, ठीक। तो ये कितना बन गया 4 4 4 4, ठीक। बस अब देखो यहां से क्या होगा कि जो भी चार्ज लेट से यहां से आया उसके पास दो रास्ते हैं, समझना, 2 रास्ते, यहां से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऊपर गया नीचे गया, तो ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच जहां से चार्ज बट जाता है वो पैरेलल में आ जाते हैं, और ये दोनों किस में सीरीज में, तो 4 4 इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, नीचे वाला 4 4 इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करूंगा ये बन जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब ऊपर वाली ब्रांच 2, नीचे वाली ब्रांच की नेट कैपेसिटेंस 2, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई, अब ये दोनों पैरेलल में दोनों को ऐड कर देते हैं तो नेट कैपेसिटेंस निकल के आई 4 माइक्रोफैराड। कितनी निकल के आ गई 4 माइक्रोफैराड। तो इस टाइप से सर्किट में नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट पूछ लिया जाता है। अब इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाता है
कि ये आपको एक क्वेश्चन मिल गया, बोला इसकी नेट कैपेसिटेंस आप लोगों को बतानी है। क्या बतानी है? नेट कैपेसिटेंस बतानी है। बता सकते हैं, चेक करेंगे जरा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो कितने कैपेसिटर है भाई साहब इसके अंदर? यार इसके अंदर नेट कैपेसिटेंस भी है, और चलो नेट कैपेसिटेंस निकाल ही लेना है। ऑल्सो फाइंड चार्ज इन सर्किट, ऑल्सो फाइंड चार्ज इन सर्किट, बोला इस सर्किट में चार्ज निकाल लेना है। ठीक है, तो निकाल दोगे आप लोग? आपको होमवर्क दे दूं मैं, निकाल दोगे? हाँ सर हम तो निकाल देंगे। कमेंट सेक्शन बताना इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, नेट कैपेसिटेंस ये सारे किसमें है? बोला ये सारे सीरीज में है। ठीक है, और चार्ज निकालने के लिए Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला लगाना। इसकी नेट कैपेसिटेंस निकाल के आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है कि सर इस वाले का आंसर ये होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे समझाता हूं। अगर क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाए, तो जैसे मान लीजिए यदि आपको ऐसे सिर्फ ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है, बस ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, ये ऐसे बोला अब इसकी नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालनी है। ठीक है, चार्ज भी कैलकुलेट करवा देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो आप लोग समझिए। सबसे पहले आपको ये मिल गया तो आप ना इसको 2 पॉइंट दे देंगे, A B। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहां पे 2 पॉइंट दे दोगे, लेट्स से दिस इज C एंड दिस इज D। अब आप लोग क्या करोगे कि एक्चुअल में आप ये समझो कि ये वाला पॉइंट देखो, एक्चुअल में कहानी ये समझिए, जब तक किसी रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं आता, जब तक चार्ज के रास्ते में, करंट के रास्ते में कोई एलिमेंट नहीं आता, तब तक आप लोग समझिए, तब तक जो है पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो अगर मैं यहां से बात करूं कि इस वाले का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल भी 5 वोल्ट रहेगा। ठीक है, मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। तो जितना पोटेंशियल यहां का है, अब देखो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कुछ रास्ते में आया तो नहीं? आगे बढ़े रास्ते में कुछ आया तो नहीं आया सर। तो यहां का पोटेंशियल भी कितना हो गया? यहां का पोटेंशियल भी हो गया A। तो अब आप ये समझो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट होगा ये, और सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में कोई भी करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो नहीं होता, तो ये सर्किट में होते हुए भी किसी काम के नहीं, इनमें करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यहां पे देखो कि लेट्स से ये पोटेंशियल यहां पे कितना है, लेट्स से अगर D आपने मान लिया, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल D है तो यहाँ का भी D, यहाँ का भी D, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं आया, यहाँ का भी D, यहाँ का भी D, यहाँ का भी D। तो आप इस पॉइंट का ही पोटेंशियल क्या मान लो? D। अब ये दोनों पॉइंट भी सेम पोटेंशियल वाले हैं, इसलिए यहां पर करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो करंट का फ्लो कहां से कहां तक होगा? सिर्फ इतने के बीच में होगा। तो ये अकेला कैपेसिटर बचा है जिसमें चार्ज मतलब फ्लो होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैराड। नीचे लगी हुई है एक बैटरी 5 वोल्ट की। तो इसकी जो नेट कैपेसिटेंस है, या मैं C की बात करूं, कितनी आ गई? 2 माइक्रोफैराड निकल के आ गई। चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल टू CV लगाओ और आंसर पाओ। 2 माइक्रो मतलब -6, और वोल्ट कितना दिया है? 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5 कूलाम, ये मेरे पास चार्ज आ गया। तो इस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग जो है कर लेते हैं, मतलब सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोगों को पहचानना हो। अब एक आध क्वेश्चन ना कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है, ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। और ऐसे इस क्वेश्चन में आपसे ये भी कह देगा कि भाई एनर्जी निकालो, कितनी एनर्जी स्टोर होगी किसी कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो वो हम करेंगे। जैसे इस टाइप के कैपेसिटर में क्या होता है कि 2-3 आपको जो है इस टाइप की सर्किट में 2-3 आपको कैपेसिटर लगा दिए और एक को आपने अर्थ करा दिया। हमेशा आप एक बात याद रखिए कि जो कैपेसिटर से अर्थिंग हो जाती है, अर्थिंग होने के कारण इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 0 हो गया, और हायर पोटेंशियल जो आपको बता रहा हूं 90 वोल्ट। तो ये समझ लो कि इस कैपेसिटर का, इस पूरी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 90 वोल्ट निकल के आ गया। ठीक है, मुझे सबसे पहले क्या करना है? मुझे ये करना है कि सबसे पहले इफ पोटेंशियल ऑफ A इज 90, ये लिखा हुआ है, देन फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच कैपेसिटर। आपको हर एक कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मतलब V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू क्या होगी, V3 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। अब ध्यान से समझना, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है? Q बाय C। ये हो जाता है V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय C। अब आप ये समझो तीनों किसमें है? बोला सीरीज में। तो चार्ज तो सबके अंदर कितना होगा? Q Q Q। सबके अंदर चार्ज कितना? Q। तो Q और C की जगह क्या आ जाएगा? C की जगह क्या आ जाएगा? C की जगह आ जाएगा यहां पर C1, C की जगह आ जाएगा भाई, देखो पहले क्या क्रॉस निकालना है? V1। तो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। ठीक है, V2 की जगह Q बाय C2, V3 की जगह Q बाय C3, ये आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। ठीक ना, अब ध्यान से सुनो कि कहानी क्या है। ध्यान से कहानी ये होती है बच्चों कि अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि सबसे पहले तो आप एक काम करो, Q निकाल लो। अगर आपने चार्ज निकाल लिया तो C1 की वैल्यू मुझे पता है, तो V1 फाइंड हो जाएगा।
अगर आपने Q निकाल लिया तो C2 की वैल्यू मुझे पता है 30 माइक्रोफैरड, तो यहां से फिर V2 भी निकल जाएगा। तो सारी कहानी किसकी है बोला Q की, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है बोला CV। अब टोटल वोल्टेज तो मुझे पता है ना 90 वोल्ट है, बट टोटल कैपेसिटेंस नहीं पता। तो ये तीनों किस में है बोला सीरीज में, तीनों सीरीज में। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C1 बोला 20 प्लस 1/C2 बोला ये 30 प्लस 1/C3 बोला 15। एलसीएम आप लोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 63 प्लस 2 प्लस 4 हो गया। तो 1/C इज इक्वल टू 9/60। मुझे चाहिए C की वैल्यू, तो 60/9 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 से कटेगा 20 और 3 से कटेगा 3, तो नेट कैपेसिटेंस आ गई 20/3। बस आपको Q बाय, आप यहां पे वैल्यू पुट करो, तो Q की वैल्यू 20/3 एंड ऑब्वियसली ये माइक्रोफैरेड में होगा। सॉरी, ये तो C मैंने निकाल लिया, नेट कैपेसिटेंस निकाल ली। ठीक, अब मुझे निकालना है Q इज इक्वल टू CV, टोटल चार्ज Q इज इक्वल CV। तो C की वैल्यू 220/3 और ये माइक्रो, और माइक्रो की जगह लिख दूंगा 10⁻⁻6, और ये वोल्ट की जगह कितना है 90 वोल्ट है ओवरऑल। तो यहां से कटेगा ये 30 बचेगा, तो ये बन गया मेरे पास 60, 600 10⁻⁻6। तो ये मेरे पास Q इज इक्वल 6 × 10⁻⁴, ये मेरे पास कूलाम बन गया। बस ये वैल्यू जो है उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए जरा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो एक बार चेक कर लूं भाई कैलकुलेशन ठीक है। 20/3 ये सब माइक्रोफैरेड में आएगा, तो माइक्रो की जगह इतना लिख दिया, वोल्ट की वैल्यू उतनी है। चलो, तो अब मुझे Q ये निकालना है, V1 की वैल्यू तो 6 10⁻⁴, और कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी कितनी है 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रो 10⁻⁶। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए V1 कितना होगा, ये कटेगा 10⁻² आ जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो ये 600 हो गया, 600 को डिवाइड किया 20 से तो ये हो गया 30। तो इसके अक्रॉस V1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना, Q की वैल्यू 6 10⁻⁴, C2 की वैल्यू कितनी है 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 यानी 600, यानी ये इसको सॉल्व करें 20 वोल्ट बचेगा, 20 वोल्ट। ठीक है, चलो, तो ये कितना 30 और 20 50 और ये फिर 40 बचेगा, ये 40 वोल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। आपसे पूछा जाए कि इस पूरी सर्किट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो भाई निकाल देंगे, हाँ सर निकाल दोगे, फॉर्मूला लगाओ। चलो एक एक्स्ट्रा स्लाइड बढ़ा लेता हूं उसकी। अभी हमने इस वीडियो में ना काफी सारे जो क्वेश्चंस है और उनके पैटर्न्स को कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हो कि आपके जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप जो बुक है मेरी मिशन 95+, आप इस बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए गाइस, क्योंकि जितनी स्मार्ट प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतने ही ज्यादा जो मार्क्स हैं वो आपके फिजिक्स में इंप्रूव होंगे। मिशन 95+ के अंदर गाइस मैं आपको फिर से बोलूंगा कि इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, 1200+ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो असर्शन रीजन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, केस स्टडी बेस्ड हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, टॉपिक वाइज PYQ से लेकर के सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको इस बुक में इस तरीके के दिए गए हैं कि आप कहोगे कि सर मजा आ गया, इससे ज्यादा कुछ और पढ़ने की नीड आपको फिर नहीं होगी। ठीक है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। ठीक है, आप जरूर से जो है इस बुक को ऑर्डर करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना गाइस यहां से स्टार्ट करो। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो मिलने वाली है बहुत ही जल्दी वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। ठीक है।